स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं संजीव कुमार ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी को मालूम है कि जहां तक अपन इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास में पिछले 2 वीडियोस में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्रिकी, और आई होप कि उन सभी शब्दों को आपने याद कर लिया होगा। तो अपने इस सीरीज के तीसरे वीडियो में हम आज कुछ ऐसा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे किसी भी भाषा का बैकबोन कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी। और वो जो पार्ट होता है वो है हमारा ग्रामर। क्या है? हमारा ग्रामर। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। और आज का जो हमारा बेसिक क्लास होगा, है ना, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को सीखेंगे जिसमें बहुत सारी बातें आपके नजर में गलत हैं, सॉरी सही है, लेकिन इंग्लिश की नजर में क्या है? गलत। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश में कोई भी नियम पढ़ेंगे तो उनका संबंध या तो सब्जेक्ट से होगा, वर्ब से होगा या ऑब्जेक्ट से होगा, ठीक। लेकिन सारे ग्रामर्स के रूल को सीखने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यह पता नहीं कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप 1 से 2 सेकंड के अंदर ही किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे, जो आपके पूरे इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे इंग्लिश के बारे में, ठीक है। जो आज का हमारा क्लास है केवल बेसिक क्लास होगा, ये कोई चैप्टर नहीं है। कल से जो चैप्टर डाले जाएंगे वो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, जैसा कि आपको मालूम है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। लेकिन सारे चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिक में ही पता लगा लीजिएगा अपने आप में कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो ग्रामर है, सबसे पहले ग्रामर के बारे में आपको बता दूं कि आप गौर करना कि 100 में से 80 विद्यार्थी, जैसे कि मैं अपने कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं कि यदि मैं उनसे बोलता हूं कि भैया आप अपने कॉपी में ग्रामर लिखो, तो जो 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रामर का स्पेलिंग कुछ यूं लिखते हैं। क्या यह बीमारी आपको तो नहीं? ध्यान दें, सबसे पहला शब्द जहां से आपको इंग्लिश शुरू करना है वहीं 80% छात्र फेल हो जाते हैं। तो समझें कि जिन विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट का स्पेलिंग सही से नहीं पता, ठीक है, उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप चिंता ना करें, सभी चीजों को आसान बनाते हुए एक धमाकेदार वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं, ठीक है। तो आप सभी को मालूम हो जाना चाहिए पहला पॉइंट कि ग्रामर का जो स्पेलिंग होता है वो GRAMMAR होता है, ना कि ER होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि ग्रामर जो है व्याकरण वो सभी भाषाओं में होती है, लेकिन हम जो आज अपना ग्रामर स्टार्ट करेंगे वो होगा इंग्लिश का। किसका होगा? इंग्लिश का। एक बात ध्यान दें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश का डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। देखिए, दुनिया में हर एक वस्तु यदि उसका अस्तित्व धरती पे है तो उसकी एक परिभाषा है, उसकी एक डेफिनेशन है। चाहे वो आपका पेन हो, या तो उसका कैप हो, या तो उसका निब हो, या इसके अंदर डालने जाने वाला इंक। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का भी एक डेफिनेशन होगा। तो ध्यान दें, इंग्लिश का डेफिनेशन ये कहता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी कि दुनिया के समस्त भाषाओं में से हमने कुछ भाषाओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक जो हमने भाषा बनाई, उस भाषा का नाम क्या है? इंग्लिश। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश भाषा तो अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल गलत, आप इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि जो इंग्लिश की उत्पत्ति का देश हम जिसे मानते हैं वो है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन में बोली जाती थी ब्रितानी भाषा। क्या बोली जाती थी? ब्रितानी भाषा। क्लियर है।
तो आप यहां डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। दुनिया के समस्त भाषाओं में से कुछ कुछ शब्दों को लिया गया है और उसके बाद एक ऐसा भाषा का निर्माण किया गया जिसे हमने बाद में इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। आपको मालूम होगा कि हमारे संस्कृत का एक शब्द है ओम, इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह मिली है। वैसे बहुत सारे, ठीक है ना। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी नमस्ते लंदन, उसमें आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जब एक अंग्रेज को हमारे भारत की अहमियत को बताता है तब वो बताता है कि भैया मातृ से बना आपका शब्द मैट्री, पिता से बना पैट्री, ज्यामिति से बना जियोमेट्री। आपने वीडियो देखा होगा। ठीक इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके जो लैंग्वेज बनाया गया वो क्या है, इंग्लिश। दुनिया के सभी लोगों की जो भाषा है उसका कोई ना कोई शब्द इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश में हमें झलकता है अपनापन। यही देखते हुए दुनिया के भाषाविदों ने इंग्लिश को बना दिया इंटरनेशनल लैंग्वेज। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ध्यान दें हमें पढ़ना क्या है। तो आपको जैसा कि मालूम है इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ लिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश अपने आप में क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट। तो मैं बता दूं कि आपका यह आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। ध्यान दें, ठीक है। अब पूछेंगे सर तो सब्जेक्ट क्या है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही क्या है आपका सब्जेक्ट, लेकिन केवल और केवल इंग्लिश अपने आप में है लैंग्वेज। आपने अपने एडमिट कार्ड में देखा होगा 10th 12th के, वहां कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको कि इंग्लिश में आपने 99% ऑब्टेन किए। वहां यह लिखा जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कितने मिले, 99। वहां हिंदी में नहीं लिखा जाएगा कि आपने 70 पाए, वहां लिखा जाएगा हिंदी भाषा में आपने 70 पाए। क्लियर है। तो ध्यान दें इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा कि किसी भी लैंग्वेज की उत्पत्ति कहां से होती है, किसी भी भाषा की उत्पत्ति कहां से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट रखें याद कि किसी भी भाषा की उत्पत्ति होती है बोलने से। किससे होती है, बोलने से। क्लियर है, बोलने से होगी। तो जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, साउंड। क्या निकलेगा, साउंड। ध्यान दें कि जब हमारे पूर्वजों ने किसी भी भाषा को जन्म दिया, उसकी उत्पत्ति करी, तो सबसे पहले लिखने से बहुत वर्षों पहले उन्होंने उस शब्द को या उस वाक्य को क्या किया, बोला। तो आपको मालूम है कि जब एक आविष्कार हुआ तो लिखा बहुत बाद में गया, सबसे पहले उसे क्या किया गया, बोला गया। तो जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, साउंड। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां से होगा कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने साउंड हैं। तो आप याद रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 साउंड हैं। कितने साउंड हैं, 26। और इन 26 साउंड को हम कहते हैं अल्फाबेट। इनको क्या कहेंगे, 26 साउंड को अल्फाबेट। क्लियर है। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि लेटर 26 होते हैं। ठीक है, आप तो साउंड बता रहे हो, तो इतना याद रखिए कि जब हम बोलेंगे तो ए हमारे लिए हो जाएगा साउंड। बोलने के समय हम क्या कहेंगे, ए को साउंड। लेकिन जब हम ए को लिखेंगे तो वही साउंड हमारा क्या बन जाएगा, लेटर। यानी कि ए एक साउंड भी है और ए एक लेटर भी है, लेकिन उपयोग के आधार पे हम इसे साउंड भी कहेंगे और लेटर भी। तो ध्यान रखें कि जब भी किसी एक वर्णमाला में से किसी एक को चुना जाए और उसे बोला जाए तो उसे कहेंगे साउंड, और जब लिखा जाए तो क्या होगा, लेटर। आपको मालूम है 26 में से सबके ध्वनि अलग अलग हैं, जैसे ए, बी, सी, डी से लेकर आपके जेड तक। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। अब आगे आपको एक और बात का अच्छा खासा ध्यान देना होगा कि यदि आपसे पूछे कि ए क्या है, क्या ए अल्फाबेट है, क्या ए एक
लेटर या साउंड है। तो याद रखें, ए कभी भी अकेला अल्फाबेट नहीं हो सकता। ये जो वर्णमाला है इसको परिभाषित तभी किया जाएगा जब इन 26 के 26 को एक साथ मिलाया जाए। यानी कि अल्फाबेट एक ऐसी झोली है, याद रखें, अल्फाबेट एक ऐसी झोली है जिसके अंदर कुल कितने दाने, 26 दाने। और जब हम इन 26 दानों को एक साथ एकत्रित करते हैं तो ही हम इन्हें कहेंगे अल्फाबेट। कभी भी 24 अल्फाबेट नहीं हो सकते, कभी भी 23 लेटर्स को मिलाकर हम अल्फाबेट का निर्माण नहीं कर सकते। इंग्लिश में जब भी हमें अल्फाबेट का निर्माण करना होगा तो ये 26 के 26 वहां मौजूद होने आवश्यक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज की उत्पत्ति किससे होती है, बोलने से। और जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, साउंड। तो इंग्लिश में कुल कितने साउंड हो गए, 26, ठीक है। साउंड को दूसरे भाषा में लेटर भी कहा जाता है, लेकिन कब, जब हम उसे लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी एक लेटर या साउंड कभी भी अल्फाबेट नहीं हो सकता। अल्फाबेट तभी होगा जब उसमें कुल कितने होंगे, 26 होंगे। यहां तक आपको बेसिक बातें समझ में आई, ठीक है। तो अब आगे और भी एक हैरत अंगेज बात को सीखेंगे। वो ये है कि हमने बचपन से सीखा है कि सर ये जो 26 लेटर्स हैं इनको हमने कुल कितने भागों में विभक्त किया, तो इनको दो। जो पहला है वो है वोवेल और जो दूसरा पार्ट है वो है कंसोनेंट। क्या है, कंसोनेंट। वोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाएगा और कंसोनेंट को व्यंजन कहा जाएगा। आपको मालूम है दो भागों में बांटा गया बोलने के आधार पर। लेकिन बात यह है कि हमने ये पढ़ा है कि सर इंग्लिश में वोवेल की संख्या कितनी है, 5। और वो 5 कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। और जो बाकी शेष बचे 21 वो क्या हो जाएंगे आपके कंसोनेंट। ये अभी तक आप पढ़ते आए हो, या आपको इस बात की जानकारी होगी। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि आप 10वीं और 12वीं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर नहीं आ रहे हैं, आप कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो आपका जो लेवल होगा इंग्लिश का वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल होना चाहिए। तो आज के बाद आप एक बात याद रखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई बात होगी कि इंग्लिश में स्वरों की संख्या 5 नहीं होती। कितनी नहीं होती, 5। लेकिन सर हमने तो बचपन से ही सीखा। तो याद रखें कि सर जब 5 नहीं होती तो कितनी होती है, तो याद रखें कि इंग्लिश में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो ये कौन कौन से हैं, तो इस ग्राफ को अच्छे से समझें। इंग्लिश में दो ऐसे लेटर्स हैं, कौन कौन, W और Y। कौन है W और Y, जो स्थिति अनुसार कभी कभी वोवेल के रूप में भी काम कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। याद रहा। तो मैंने आपसे पूछा था कि इंग्लिश में वोवेल्स की कुल संख्या कितनी है, तो वोवेल्स की कुल संख्या कितनी है, 5। याद रहेगा, ए ई आई ओ यू, W और Y। अब आप इसे याद कैसे करेंगे W और Y को, तो बिल्कुल ही आसान है। क्योंकि जब मैंने कहा कि भैया 5 नहीं होते 7, तो आपके मन में एक विचार आया होगा, क्यों सर। तो जब क्यों शब्द आपके सामने आया तो क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्या बोलेंगे, वाई। और ध्यान दे सकते हैं कि शब्द का जो पहला लेटर है W और लास्ट का लेटर क्या है, वाई। ये दोनों क्या होते हैं, एक ऐसे लेटर्स हैं जो जरूरत के अनुसार वोवेल भी हो सकते हैं और कंसोनेंट भी हो सकते हैं। तो इस अनुसार अब 21 कंसोनेंट नहीं हुए, अब कितने हो जाएंगे, 19। यानी कि पूर्ण रूप से जो कंसोनेंट हैं उनकी संख्या कितनी है, 19। जो पूर्ण रूप से वोवेल हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। यानी केवल और केवल वोवेल। लेकिन यदि आपसे पूछे कि कुल वोवेल की संख्या कितनी हो गई, तो 7। क्लियर है, इस बात को आप याद रखेंगे। और कुल कंसोनेंट की संख्या कितनी हो गई, 21। क्योंकि ये जो सारा ग्राफ है ये किसके द्वारा बदल जाता है, W और Y के द्वारा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
जहां तक कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होता है लेटर। क्या होगा? लेटर। और आपको मालूम है कि 26 लेटर हैं ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, और याद रखें कि जब भी दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाया जाएगा तो वो निर्माण करेगा शब्द का। किसका? शब्द का, यानी कि वर्ड का। तो जैसे कि हमने यहां लिख दिया इंडिया, आप देख सकते हैं कि 5 लेटर्स जब इकट्ठा हुए तो वहां किसका निर्माण हुआ? वर्ड का। किसका निर्माण हुआ? वर्ड का। देखा आपने? ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने लेटर को मिला के क्या बनाया? वर्ड। वैसे ही दो और दो से अधिक हम जब वर्ड्स को मिलाएंगे तब आपका निर्माण होगा सेंटेंस का। आप किसका निर्माण करोगे? सेंटेंस का, जिसके ऊपर आपका टोटल ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां एग्जांपल में लिखा इंडिया इज ग्रेट। अब 3 शब्दों ने जब मिलना शुरू किया तो क्या बन गया? आपका सेंटेंस। ठीक है, तो जब हम 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा वर्ड। ठीक उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। तो सर क्या हम किन्हीं भी 2 शब्दों को मिला देते हो कि सेंटेंस बन जाएगा? आइए देखते हैं। तो हमने यहां 2 सेंटेंस लिखे हैं, उसे 2 वर्ड लिखे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। क्या लिखे? इंडिया और पाकिस्तान। देखिए ध्यान से, अब यहां शब्दों की संख्या 2 हो गई ना, लेकिन इसके बावजूद यह एक वाक्य नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला शर्त यह है कि वहां भैया शब्दों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। और दूसरा कंडीशन यह है कि वहां से निकलना चाहिए अर्थ। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। देखिए पहले कंडीशन को तो इसने पूरा किया, शब्दों की संख्या यहां 2 है, लेकिन इसके बावजूद यहां से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जिस कारण हम इंडिया और पाकिस्तान वाले शब्द को कभी भी वाक्य का दर्जा नहीं देंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो सर क्या होना चाहिए जिससे हमें एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट होता दिखे वाक्य से? तो उसके लिए 3 तत्व होने चाहिए। जो पहला जो तत्व होगा सेंटेंस में वो होगा आपका सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। और जो दूसरा तत्व होगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वर्ब। और जो तीसरा तत्व होगा वो है आपके सामने ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, यानी किसी भी वाक्य के निर्माण में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जो पहला तत्व है वो है सब्जेक्ट, और जो दूसरा है वो है वर्ब। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर क्या आपको बोलने में कोई कठिनाई है? सर इसे तो वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश का फोनेटिक्स ये बोलता है कि भैया किसी भी शब्द में यदि ई और बी का प्रयोग हो तो उसके बीच आने वाले लेटर को लिखा तो जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। कहानी क्लियर है? तो भैया लिखने के समय हम आर का प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन बोलने के समय आज के बाद आप वर्ब नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? वर्ब। क्या कहेंगे आप? वर्ब। ये कहानी आपको क्लियर है? एक बात और याद रखें कि हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं यहां एडजेक्टिव में कि यहां किसका प्रयोग है? ए और जे का। और इंग्लिश फोनेटिक्स ये कहता है कि किसी भी शब्द में ए और जे का प्रयोग हो तो उसके बीच में आने वाले लेटर को लिखा तो जरूर जाएगा, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो आइंदा आप लोग एडजेक्टिव शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। एडजेक्टिव के स्थान पे आपको क्या करना है? इसका उच्चारण तो वो होगा एजेक्टिव। क्या होगा? एजेक्टिव। डी का प्रयोग ना करें। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग दिन में कभी ना कभी हम कर ही लेते हैं, या तो अपने माइंड में करें या किसी दूसरे को बोल के, और वो शब्द आपके सामने ये है, याद रखें। और वो ये शब्द है
एडजस्ट। क्या है? एडजस्ट, यानी कि भाई अपने आप को समय के अनुसार क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। ठीक है, यदि इनकम कम हो गई तो क्या कर लो? अपने आप को इनकम के अनुसार एडजस्ट कर लो। बोलते हैं ना, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि यदि इंग्लिश के किसी भी शब्द में ए और जे का प्रयोग हो तो उसके बीच में आने वाले लेटर को लिखा जरूर जाएगा, लेकिन बोला नहीं जाएगा। तो आइंदा आप एडजस्ट का उच्चारण नहीं करेंगे, आज के बाद आप उच्चारण करेंगे एडजस्ट। क्या करेंगे? एडजस्ट। ठीक है, तो इसको बोलने के समय अपने जबान को जरूर एडजस्ट कर लें। क्लियर है? इन बातों को समझ लें। तो सब्जेक्ट के निर्माण में, सॉरी, सेंटेंस के निर्माण में 3 शब्द, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जहां तक हिंदी की बात है तो सब्जेक्ट को कहा जाएगा कर्ता। क्या कहा जाएगा? कर्ता। वर्ब को कहा जाएगा क्रिया। क्या कहा जाएगा? क्रिया। और ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कर्म। क्या कहा जाएगा? कर्म। ठीक है, तो इंग्लिश में जितने भी नियम पढ़ेंगे उसका संबंध या तो आपका सब्जेक्ट से होगा, या तो वर्ब से होगा, या ऑब्जेक्ट से होगा। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? तो आपने कितना भी उस नियम को अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब तक आप उस वाक्य के सब्जेक्ट को नहीं पहचानोगे, क्या उस नियम को वहां लागू कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास का जो हमारा मेन मोटो है वो है कि हम जानेंगे और सीखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है और ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, और इसे ढूंढने का एक जो मैं शानदार तरीका बताऊंगा, तो मैं पूरे YouTube के सामने ये चैलेंज करना चाहता हूं कि यदि ये मेरा ट्रिक यदि आपको किसी और चैनल पे मिल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि इस ट्रिक को मैं सबसे यूनिक मानता हूं। ठीक है, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को 2 सेकंड के अंदर पहचानने का यह तरीका है, आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता। मैं आपके सामने ये खुले चैलेंज के साथ रखता हूं। ठीक है, तो ध्यान दें, सबसे पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ होता दिख जाएगा। या तो कोई व्यक्ति खेलता दिख जाएगा, या तो कोई व्यक्ति टीवी देखता दिख जाएगा, या तो कोई व्यक्ति हमें देखता दिख जाएगा। तो हर वाक्य में कोई ना कोई कार्य होता है। ठीक है, तो वह जो कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। आ रहा सुन में? तो अब ध्यान दे एक बात कि कोई भी कार्य तब तक नहीं हो सकता, कोई भी कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे करने वाला ना हो। मैं यहां लिखने का काम कर रहा हूं, लेकिन यदि मैंने इस पेन को टेबल पर रख दिया तो क्या लिखने का काम हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं यहां ना आऊं और ना लिखूं तब तक यह क्रिया क्या है? अधूरी है। क्लियर है? तो ध्यान दें, क्रिया तब भी होगी जब उसे करने वाला होगा, और करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्ता। कहानी समझ में आ रही है ना? कि जो काम है वो क्या है? क्रिया, और इस क्रिया को जो अंजाम देगा वो क्या होगा? कर्ता। ठीक है, और जिस वस्तु पे ये जो कार्य होगा वो क्या होगा? आपका कर्म। ऐसे आपको बताया गया आपके स्कूल में आपके टीचर्स के द्वारा कि बेटा आप ऐसे ही ढूंढना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो पहले उनकी बात को समझेंगे, उसके बाद आप मेरी बातों को समझना और दोनों में डिफरेंशिएट करना। तो मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं। शब्द में मैंने लिखा महेश ईट्स फ्रूट। मैंने क्या लिखा? महेश ईट्स फ्रूट। यानी यह एक वाक्य है, क्योंकि यहां शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी सेंटेंस का? वहां से एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट होना चाहिए। बिल्कुल प्रकट हो रहा है कि भैया महेश नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? तो भैया महेश नाम का जो व्यक्ति है वो फ्रूट खा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में एक कार्य दिख रहा है, और कार्य क्या है? खाना। क्या है? खाना, क्योंकि ईट का हिंदी अर्थ क्या होगा? खाना। तो भैया इसको, इस काम को मैंने क्या कह दिया? वर्ब कह दिया। तो ये जो खाने वाला काम है वो कौन कर रहा है? महेश कर रहा है। कौन कर रहा है? महेश। तो महेश कर्ता हो गया, यानी कि महेश यहां सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है?
और महेश ये जो खाने वाला कार्य कर रहा है वो किस पे कर रहा है, फ्रूट पे कर रहा है। तो फ्रूट क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। कुछ यूं आपके टीचर बताया करते थे, लेकिन ध्यान दें कि वो स्कूल लाइफ था, ये कॉम्पिटिटिव लाइफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन में यहां आपको 20 से 25 शब्द मिलेंगे और आप ढूंढते रह जाओगे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और कहां और किस पे कर रहा है। आप इस पे कंफ्यूज हो जाओगे और वहीं आपका रूल क्या होगा, दम तोड़ देगा। कहानी क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हमें इस प्रोसेस को अपनाना नहीं है। हमारे पास एक यूनिक मेथड है जिससे हम बहुत ही जल्द मालूम कर लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो चलते हैं उस तरफ। आपने देख लिया और वाक्य की संरचना को समझ भी लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने आपको मालूम है पहला जो शब्द होगा वो होगा सब्जेक्ट, जो दूसरा होगा वो होगा वर्ब और जो तीसरा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और मैं आपको अपने ट्रिक के अनुसार बताऊंगा, जो ट्रिक बहुत ही यूनिक है। क्लियर है? आप यहां देख भी सकते हो, 2-3 वाक्यों में आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही जल्द आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमें इस प्रोसेस में करना क्या है, हमें इस प्रोसेस में यह करना है कि सबसे पहले हमें ढूंढना होगा वर्ब को। किसको ढूंढेंगे, वर्ब को, क्योंकि यदि किसी गैंग का सरदार मिल जाए तो बाकी तो यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन सर हम इसे ढूंढे कैसे, क्या वर्ब का कोई आधार कार्ड होता है, क्या हम इसकी FIR कॉपी देख सकते हैं थाने में, क्या आप कहीं शादी विवाह में मिले हो उससे, पहचान सकते हो? बिल्कुल नहीं पहचान सकते आप। तो इसकी पहचान मैं बताता हूं, तो आप चाहें तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट डालकर ये कि इंग्लिश का वो प्रत्येक शब्द जिसके हिंदी अर्थ में, इंग्लिश का वो प्रत्येक शब्द जिसके हिंदी अर्थ में उसके अंत में दिख जाए ना। क्या दिख जाए ना, तो देखते ही समझ जाना कि भैया ये जो व्यक्ति है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, गो यानी जाना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, स्पीक यानी बोलना। ठीक है, तो आपको किसी भी शब्द में नाना नानी दिख जाए तो बेटा उनसे आशीर्वाद जरूर ले लेना, क्योंकि वही हमारे घर के क्या है, सरदार है, नानी घर के। क्लियर है? तो वर्ब को पहचान जाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करोगे, और जैसे ही आपने हिंदी में अनुवाद किया अंत में आया ना, तो समझ जाना देखते ही कि बेटा वो क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर है? ये तो हमने सीख लिया। दूसरा पॉइंट आपको अपने कॉपी में ये लिखना है कि वर्ब के पहले आने वाला जो भी नाउन होगा, वर्ब के पहले आने वाला जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होगा वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? तो सर जैसे आपने वर्ब की परिभाषा बताई, ठीक उसी प्रकार नाउन की बताएं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस चैनल पे 99.9% जो छात्र होंगे वो नाउन की परिभाषा ये बताएंगे कि सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या बताएंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। देखिए ये है नाउन का डेफिनेशन। क्या है, नाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा, जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो इस बात को आप अच्छे समझें कि क्या आपको ये जो डेफिनेशन मालूम है सही है या गलत है। परिभाषा की भी खुद की एक परिभाषा है। वो परिभाषा क्या है कि यदि कोई भी परिभाषा हो तो अपने अंतर्गत आने वाले सभी शब्दों पे लागू होना चाहिए। समझे इस चीज को। और मैं आपके सामने 5 शब्द लिखता हूं और देखता हूं कि आप जो
जानते हो परिभाषा क्या वो सही है या नहीं है। तो ध्यान दे, मैंने सबसे पहले परिभाषा में के बाद जो एग्जाम्पल दिया वो लिखा मैंने सचिन, दूसरा मैंने लिख दिया यहां भोपाल, सचिन के बाद क्या लिख दिया भोपाल, और भोपाल के बाद मैंने लिख दिया कार। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा म्यूजिक, क्या लिखा म्यूजिक, और म्यूजिक के बाद मैंने लिख दिया पेन यानी कि दर्द। ये आपके 5 नाउन हैं। तो यदि आपकी परिभाषा सही है तो पांचों नाउन पे लागू होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो पर्सन है वो कौन है सचिन, तो सचिन एक नाउन है, मान गए सर। भोपाल एक प्लेस का नाम है, बिल्कुल सही है सर। कार एक वस्तु है, बिल्कुल सही है सर। यहां तक तो मेरी परिभाषा है ना सही है, लेकिन आगे चेक करते हैं। तो म्यूजिक यानी कि संगीत, क्या संगीत किसी व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल नहीं सर। क्या संगीत किसी स्थान का नाम है? बिल्कुल नहीं सर। क्या संगीत किसी वस्तु का नाम है? बिल्कुल नहीं सर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर संगीत तो वस्तु है, तो वस्तु की परिभाषा बता दूं, जिसे हम छू सकें वही वस्तु होगा। इतना आप याद रखें, ठीक है ना। जिसे हम छू ना सके वस्तु नहीं होगा। खुशी को छू सकते हो, वस्तु नहीं है, वो फीलिंग है, एक भाव है, ठीक है ना। तो क्या जो आपकी परिभाषा है वो इन दोनों पे लागू हुई? बिल्कुल नहीं हुई। जिस कारण क्या हुआ, आपका जो परिभाषा है वो क्या है अपरिपूर्ण, यानी कि कंप्लीट नहीं है। तो सर ये कंप्लीट नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो नाउन का परिभाषा आपको लिखना है वो लिखें कि वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकें, छू सकें, सुन सकें और महसूस कर सकें संज्ञा होते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे हम देख सकें, छू सकें, सुन सकें और महसूस कर सकें, क्या होगा? संज्ञा होगा। इतनी कहानी आप सबको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जो मेरा डेफिनेशन है क्या सभी नाउन पे अप्लाई हो पाता है या नहीं। तो ध्यान दें, सचिन नाम के व्यक्ति को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी कि इन चारों कंडीशन में से कम एक यदि किसी पे लागू हुआ तो देखते ही समझ जाना कि भैया ये क्या है नाउन। तो सचिन को देख सकते हैं, भोपाल को देख सकते हैं, कार को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये भैया नाउन है। अब देखें म्यूजिक को, तो म्यूजिक को क्या कर सकते हैं अपन? सुन सकते हैं, तो म्यूजिक क्या है? नाउन है। अब सही जाकर डेफिनेशन यहां पे अप्लाई हो रहा है। पेन यानी दर्द को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, तो आपका पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी कि आज के बाद आप दुनिया के समस्त नाउन को एक ही बार में इंडिकेट कर लोगे। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकले, यदि आपको गाय दिखी तो गाय क्या है? नाउन है। यदि कोई दुर्घटना दिखा तो क्या है? नाउन है। ट्रेन दिखा तो नाउन है। यदि सामने वाले व्यक्ति के बाल दिखें तो क्या है? नाउन है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई आपके सामने से गुजरता है या गुजरती है और उसने आपको देखकर मुस्कान बिखेर दी और आपने उसके मुस्कान को क्या किया? महसूस किया, तो समझ जाओ कि मुस्कान क्या हो गई? नाउन हो गई। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आप किसी भी कविता को सुन सकते हैं, गाने को सुन सकते हैं, कहानी को सुन सकते हैं, लोरी को सुन सकते हैं, यहां तक कि आप गाली को भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए गाली भी क्या हो गई? नाउन। पूछे कि बेटा कल तुम्हारे, तो जैसा कि आपने अभी तक देखा नाउन की परिभाषा, ठीक है। इसको और अच्छे से नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा सकते। हमें बस इतना ही देखना है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लें। तो जैसा कि हमने देखा वो मेथड, और दूसरा मैंने आपको ट्रिक में बताया कि सबसे पहले आपको किसको ढूंढना है? वर्ब को। वर्ब की पहचान मैंने क्या बताई? ना, और वर्ब के पहले आने वाला जो नाउन होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होगा उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान दें, जैसे कि हमने वहां ये लिखा था
राम ईट्स फ्रूट या फ्रूट्स, जो भी हो। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले ढूंढा किसको, वर्ब को। कैसे, हमने अनुवाद किया, राम का हिंदी राम, ईट यानी खाना, यानी इस शब्द के अंत में ना है, ये क्या हो गया, वर्ब। हमने देखा कि वर्ब के ठीक पहले क्या आया, नाउन आया, क्योंकि राम को देख सकते हैं, तो वर्ब के पहले आने वाला जो नाउन है ये क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। क्लियर है। और हमने देखा कि फ्रूट को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो फ्रूट क्या हो गया आपका नाउन, इसलिए ये नाउन क्या हो गया, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। सर अगर आप मुझे ये ना भी बताते हैं तो अंधा भी देख के बता देता, भले उसके आंख हो या ना हो, कि सर यहाँ तो 3 ही शब्द हैं, और निश्चित है कि पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो आएंगे वहां कम से कम 10 और 15 शब्द होंगे, तो वहां अपन जांच करते हैं कि क्या जो अपन ने ये ट्रिक सीखी है ना, कितना उस पर लागू होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आपके सामने में 2 वाक्य लिखता हूं, ठीक है, और आप देखें ध्यान से। पहला जो वाक्य है ये है, आवर न्यू ब्यूटीफुल काऊ गिव्स स्वीट प्योर मिल्क। ध्यान दीजिए अब इस वाक्य में, आवर न्यू ब्यूटीफुल काऊ गिव्स स्वीट प्योर मिल्क। ठीक है, अब आएगा मजा, क्योंकि यहां 3 शब्द नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां ये है, हमें सबसे पहले ढूंढना किसको है, वर्ब को, यानी कि हिंदी में अनुवाद शुरू करें। आवर हमारा, न्यू नया, ब्यूटीफुल सुंदर, काऊ गाय, गिव देना, यानी कि ना आ गया तो निश्चित है ये क्या हो गया आपका वर्ब, सॉरी क्या हो गया वर्ब। इतना तो क्लियर है, वर्ब को ढूंढ लिया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां बचे यहां आपके 4 शब्द, और इन्हीं 4 शब्द में से कोई एक ही, कितना, कोई एक ही क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इन चारों में से ढूंढते हैं। तो मैंने बताया कि नाउन के पहले आने वाला जो, सॉरी वर्ब के पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या है आपका सब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से, वर्ब के पहले इन चारों में से वो कौन सा है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप निश्चित, आपको मालूम है कि गाय को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो गाय क्या है, इस वाक्य का नाउन है। बाद में इधर कुल कितने शब्द हैं, तो यहां कुल 3 शब्द हैं। तो जो 3 शब्द हैं वो है पहला स्वीट, दूसरा प्योर और तीसरा मिल्क। तो इनमें से आप किसको देख सकते हो, छू सकते हो, तो बेटा निश्चित आप देख सकते हो मिल्क को। तो इस वाले भाग में जो बचा हुआ भाग है उसका नाउन कौन है, मिल्क। इसी नाते मैं बोल सकता हूं कि वर्ब के पहले आने वाला ये जो नाउन है काऊ, ये क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और इसके बाद आने वाला जो नाउन है मिल्क क्या है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखा सब्जेक्ट हो गया काऊ, दूसरा हो गया आपका वर्ब कौन हो गया, गिव्स, और तीसरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मिल्क। तो सर ये बाकी क्या है, तो बाकी हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे कि ये सजावट के काम में आते हैं। जैसे कि नाउन का सजावट कर रहा है कि काऊ क्या है, ब्यूटीफुल, काऊ क्या है, नया, काऊ किसका है, हमारा, तो ये सजावट के काम में आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में चलते चलते मैं आप लोगों के लिए एक वाक्य लिखता जा रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। और याद रखें, पढ़ाने में बहुत ही है ना समय लगे या ना लगे, समझने में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से हमारे चैनल पे सभी चीजें आपको के लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, इसलिए आप हमें चीयर्स करते रहें, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कुछ करें या ना करें तो आने वाले सेंटेंस का आंसर जरूर कमेंट में दें। ठीक है, तो चलते चलते ये आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर का पहला सब्जेक्ट, सॉरी पहला जो आपका चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लीजिए ये वाक्य आपके सामने,
यह है आवर बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर यहां है आवर बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर टीच वेरी गुड मैथ्स। ठीक है, अब आपके सामने इतने सारे शब्द हैं तो कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि इसमें से कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि हमारे प्रथम 5 छात्र कौन हैं, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो की स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।